तो चलिए आज के इस लेक्चर में जो है अभी इसके जैसे पहले जो 5 लेक्चर्स थे उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और ओम्स लॉ के बारे में बात की। ओम्स लॉ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इस पे जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी सबके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी थियरी वीडियो चल रही है। तो ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के बारे में आज देखेंगे और आज के लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसा कि आपको बताया गया कि अगर कोई मेटेलिक वायर है, ठीक है, तो इसमें पहले से ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे। पहले से ही इस मेटल के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और इसमें करंट तभी फ्लो होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके थ्रू होके ट्रेवल करता है पूरी सर्किट में, ठीक है। तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको यहाँ पे रिपल्सन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में सेम साइन होता है चार्ज का। तो सेम चार्ज हमेशा क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो इसको इसके अंदर जाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, यानी इनकी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो इसको डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस, और जिसको आर सिंबल से डिनोट किया जाता है, और ठीक है। तो अभी आगे बहुत कुछ देखना है इसमें, ठीक है। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor to resist the flow of charges through it. तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है उस मेटल की जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, रोकता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में रोकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा करता है। तभी आपने देखा होगा कि अगर डीसी करंट की बात करो तो वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ठंडियों के दिनों में आप देखना वायर में अगर करंट आ रही होगी तो लूज होगा, और जब वो करंट नहीं आ रही होगी तो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। याद रखो, जब ये टकराएंगे एक दूसरे से तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, जो आगे हम देखेंगे कि उसमें क्या है, हीट एनर्जी क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी मैटर के द्वारा शो की जाती है, और ये क्या करता है, अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, ठीक है। इसको सिंपली भाषा में ऐसे समझो कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन, आखिर करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से ही करंट फ्लो होती है, ठीक है, ये आपको पता है भी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसमें इसको रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। तो ये जितना रिपल्सन लगाएगा वही इसका रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे अगर लकड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन लगाता है तो उसमें बिल्कुल भी करंट नहीं जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो सिंबल है वो क्या है, आर, कैपिटल आर, आर फॉर रेजिस्टेंस, और आर पहला लेटर ले लिया गया। इसकी एसआई यूनिट क्या है, जिस साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था, अभी आपको पहले बताया था, ओम, ठीक है। इन्होंने इसको ढूंढा था और इसका सिंबल दिया गया कुछ ऐसा। इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, आगे मैथ में अब चलोगे तो इसको ओमेगा बोलोगे या फिर ओमेगा ही बोलते हैं, बट इसको आप ओम समझ लो, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। ये एसआई यूनिट्स है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन ओम होता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए 2 ओम तो इसका मतलब होता है 2 ओम, ठीक है। कई बार इसको लिखा जाता है 2 ओम। तो इतना बड़ा लिखने से पहले, इतना ज़्यादा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, छोटा सा सिंबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, ओम, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मान लिया आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ओम्स लॉ में V बराबर आई आर था। V बराबर क्या था, आई आर, ठीक है। तो V बराबर आई आर था, तो यहाँ से R बराबर क्या है, V बाई आई, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 ओम की रेजिस्टेंस, मतलब 1 ओम की डेफिनेशन मिले, 1 ओम, अगर मैं 1 ओम की डेफिनेशन चाहता हूँ तो फिजिक्स में बहुत ही अच्छा है
कि यहाँ पे आप 1/1 रख दो तो आपको यहाँ पे 1 वोल्ट और 1 एम्पियर मिल गया। बस आप इसी को लिख दो कि जब किसी भी दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसके अंदर जो करंट फ्लो करे 1 एम्पियर करे, तो उस समय जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm। ठीक है, तो आपको फिजिक्स में एक छूट मिलती है कि आप डेफिनेशन से जो उसका फॉर्मूला है उससे डेफिनेशन आप बना सकते हो, वो गलत नहीं होता है, उसको कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हो गया, और जिससे कि ये रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लो कि इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके रास्ते में कुछ ऐसा शेड्यूल है और इस इलेक्ट्रॉन को जाना है, और कुछ एक ऐसा है और इसमें भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं और इसको जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो किसको आसानी होगी जाने में, ऑब्वियस सी बात है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर कोई ऐसे, अगर आप इसको बहुत ही आसानी से रिलेट करके समझना चाहते हो तो आप इसको रोड ले लो, कोई रोड ऐसा है जो विड्थ उसकी ज़्यादा है, यानी समझ लो डबल हाईवे है, तो उसमें क्या होगा, जगह काफ़ी मिलेगी जाने के लिए, कुछ भी नहीं होगा, मतलब का होगा तो काफ़ी कुछ, पर इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम लगेगा क्योंकि इसको काफ़ी स्पेस मिल रहा है इसमें मूव करने के लिए, और इसको इसमें मूव करने के लिए काफ़ी कम स्पेस मिल रहा है। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, इसका मतलब होता है डाउन, मतलब कम, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होगी आगे जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है अब फैक्टर चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई हेडिंग आती है कि फैक्टर एट विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हो कि चलिए उसके जाने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। अब ये जो डिवीजन करेंगे हम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मटेरियल का जो बंटवारा करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे। तो इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखते हुए किसी भी मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है। कंडक्टर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवा रहा, इसमें सिंपल सा ये डेफिनेशन आप दे सकते हो, कंडक्टर आर दोज मटेरियल विच कैन अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, और ये इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच कैनॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, इसको आपने 8th में पढ़ा होगा। एक और नया आता है सेमी कंडक्टर, हालांकि इसको आप 12th में पढ़ोगे, पर ये भी जान लो ये सेमी कंडक्टर। अब ये यूज़ कहाँ होता है, आपके फ़ोन, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो वहाँ पे ये यूज़ होता है, और इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होते हैं, और उसमें एल्यूमिनियम की डोपिंग की जाती है। तो अभी आपको पता चल जाएगा डोपिंग क्या चीज़ होती है। तो जनरली ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के मटेरियल होते हैं, और इसमें एल्यूमिनियम या बोरान मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये इसको डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे। यहाँ पे इंसुलेटर आपको पता ही है क्या हो जाता है, प्लास्टिक, वुड, ग्लास। ठीक है, और यहाँ पे मेटल। ठीक है, और मेटल में याद रखें मरकरी जो है, मतलब 2 चीज़ें होती हैं जो उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं होती हैं शायद, जिसमें से मरकरी एक है, तो आप उसको देख लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिवीज़न था जो आपको पीछे क्लासों में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। तो अब जो हमारा मेन टारगेट है, हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे ये किस किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, टोटली मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉन्ग जाएगा, पर इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, factors on which
द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे देखो हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं, क्योंकि इन दो सेमीकंडक्टर का ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। एक बात याद रख लो, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को वैलिडेट नहीं करता, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी वायर को देखें तो उस वायर को ध्यान से देखें तो उसमें लेंथ होती है, वायर लेंदी मतलब लेंथ होता है, वायर लंबा होता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो नहीं, हमें ये भी देखना होगा कि इसकी लेंथ पे डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वायर, कुछ वायर बहुत ही पतले आते हैं, कुछ वायर काफ़ी मोटे आते हैं, जैसे जो खंभे पे वायर लगा होता है काफ़ी मोटा होता है, और जो हमारे घर में यूज़ होता है काफ़ी पतला होता है। यानी कि जो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है मोटे और पतलाई पे, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। मतलब कि ये वायर कितना मोटा है और कितना पतला है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो ये पतले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के बेस पे इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ या क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया जितना मोटाई होती है डायमीटर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू हम इसको मेज़र करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और तीसरा किस पे स्टडी करेंगे हम लोग इस पे, तीसरा होगा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि सिल्वर अच्छा कंडक्टर होता है, सिल्वर जो है अच्छा कंडक्टर होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है ये कि किस तरीके का मटेरियल। अब लोहे में ज़्यादा बिजली फ्लो नहीं होती है इन कंपैरिजन टू गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। तो नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और फोर्थ क्या होता है, ध्यान से देखो आप, तो जब भी आप फ़ोन या मोबाइल चलाते हो या फिर आपने देखा होगा मोटर वगैरह आपके घर में लगा होगा, तो जब भी वो हीट हो जाता है तो हम लोग उसे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जलने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी डिवाइसेस को कंटिन्यूस नहीं चलाया जाता है काफ़ी लंबे समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्टर आएगा टेम्परेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जिनको हमें स्टडी करना है, इन्हीं पे हमारे रेजिस्टेंस डिपेंडेंस करता है। और इसको हम डिपेंडेंसी देखने के बाद कुछ फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं रेजिस्टेंस का, जो हमें आगे न्यूमेरिकल्स लगाने में यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है इसके बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला फैक्टर होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन कंडक्टर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये किस तरीके से लेंथ पे डिपेंड करता है, अब इसको हम लोग टोटली देखते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। मान लिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, सेम क्रॉस सेक्शन के हम दो वायर लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे फिगर ऑड बन गया, कोई बात नहीं, समझ लो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। और मुझे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भी जाना है और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना है। तो ध्यान से देखो, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा तो इसको थोड़ी देर के लिए धक्का मुक्की सहनी पड़ेगी, फिर ये पहुँच जाएगा डेस्टिनेशन पे। मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है तो ये पहुँच जाएगा डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को जाना है यहाँ पे, तो इसको काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की झेलनी पड़ेगी, यानी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर तुम ही मान लो बहुत ही पतली गली है और भीड़ भाड़ वाली है तो उससे निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा, और छोटी सी जगह पे भीड़ भाड़ लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, तो वहाँ से निकलने में काफ़ी आसानी से निकल जाएंगे। मतलब थोड़ा जाम तो लगेगा बट कम टाइम में निकल जाएंगे इन कंपेरिजन टू दिस। उसी तरीके से करंट भी है, यानी कि करंट जो रेजिस्टेंस है इसमें कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। यहाँ पे रुकावट कम होगी और यहाँ पे रुकावट बहुत ज़्यादा होगी अगर वैल्यू वाइज देखें तो,
थोड़ा बहुत समझ में आया आपको कि सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर दो गलियां हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है, जिसमें सेम भीड़ लगी हुई है, तो आपको छोटी गली से निकलने में आसानी होगी, बड़ी गली में काफ़ी टाइम लगेगा। यानी काफ़ी टाइम लगने का मतलब है काफ़ी आपको धक्का मुक्की करनी पड़ेगी, यानी काफ़ी रेजिस्टेंस लगने वाला है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लेंथ पर जितना लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इस बात को लिखते हैं। ये आपको पूछेगा नहीं, बस आपको समझाना होगा या लिखना होगा बस। द रेजिस्टेंस of conductor is directly proportional to its length। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, मान लिया लेंथ L है, इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, ये जरूरी है हमारे इसके फार्मूले के डेरिवेशन के लिए। तो हमारा यहाँ पे पहला ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि अगर वायर की लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल, और वायर की लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। जैसे देख लो, थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ L जो है 2L हो गया, इंक्रीज हो गया, तो R क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो R की भी वैल्यू क्या हो गई, ये जो R न्यू आया हमारा, मान लो R न्यू है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो L किसके बराबर है यहाँ पे, R के। तो यहाँ से R न्यू कितना आएगा, 2 टाइम्स R ओल्ड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन द लेंथ ऑफ a wire is double, its resistance is also double। ठीक है, दूसरा when length of wire is half, यानी आधा कर दिया जाता है, हाफ। ठीक है, जब इसको आधा कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस जो है करंट को चलने में रोकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपके चार्जर वगैरह हैं या फिर डेटा केबल वगैरह, वो काफ़ी छोटी होती है। अगर आपके पास काफ़ी लॉन्ग कॉर्ड का चार्जर होगा तो काफ़ी देर में चार्ज करेगा, और आपके पास अगर छोटे कॉर्ड का चार्जर होगा तो वो जल्दी चार्ज करेगा। इसीलिए चार्जर की लेंथ को ज़्यादा नहीं किया जाता है, 1 मीटर से लेस ही रहता है। अदरवाइज़ वो आपको, अगर ऐसा नहीं होता, अगर लेंथ पर डिपेंड रेजिस्टेंस नहीं करता, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब करंट कम, वोल्टेज कम, चार्जिंग कम, तो फिर वो आपको काफ़ी लंबी वायर देते हैं और आप एक ही जगह बैठ के चार्ज लगा के पूरे रूम में घूम के चार्ज कर सकते थे। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो पहला तो हमने इफेक्ट देख लिया कि क्या होता है, वो लेंथ बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरी की स्टडी करते हैं। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट आता है कंडक्टर का। ठीक है, तो चलिए एरिया के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अभी इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 वायर है। ठीक है, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लेंथ है, लेंथ को सेम रखेंगे, 2a, इससे 2 गुना चौड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। तो इसको आप ऐसा समझो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना है और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना है। ध्यान से समझना, एक पतली गली है और एक चौड़ा रास्ता है, तो हमें दोनों में ही लोग भरे हैं। तो इन कंपैरिजन टू इस भीड़ भाड़ वाले रास्ते से यहाँ से निकलना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाली जगह मिल जाएगी हमें, यहाँ पे जो खाली जगह है वो काफ़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि आप खड़े हो और आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तरफ ये भीड़ वाली पतली गली है और दूसरी तरफ चौड़ी गली है, तो आप किधर से जाना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कम रेजिस्टेंस है तो इधर ही से जाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे इन कंपैरिजन टू दिस क्रॉस सेक्शन
बड़े वाले क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर में कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगी ड्यू टू इट्स विड्थ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इसका ज़्यादा होगा और इसका कम, यानी कि एरिया पे रेजिस्टेंस, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया जैसे बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, घट रहा है, यानी विरोध यहाँ पे जो धक्का मुक्की है वो घट रही है, यानी रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है एरिया के। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, द रेजिस्टेंस of a conductor is inversely proportional to its area of cross section। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे क्या बनेगा, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। यहाँ पे इसको 2 करो, देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, और यहाँ पे इसको हाफ करो तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, तो इसको भी हम अभी देख के लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इफ़ एरिया को डबल करता हूँ तो यहाँ पे देखो R न्यू क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल ना लगाओ अभी, तो ये क्या हो जाएगा 2A। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्रोपोर्शनल, सॉरी 1/2 और 1/A, तो ये क्या हो गया, ये ओल्ड हो गया, तो 1/2 ऑफ और ओल्ड इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल लगाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने देखा कि ये ओल्ड है और ये न्यू है, तो न्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया को डबल करने पे हाफ हो जाएगा और हाफ करने पे डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 1/, और A/2 करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखना, 1/A/2, तो क्या हो जाएगा 1 × 2/A, तो ये क्या हो जाएगा 2/A। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपको मैथमेटिक्स आती है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। When the area of cross section of a wire is doubled, then its resistivity gets half। ठीक है, और इसी को जस्ट उल्टा लिख लेंगे कि when area of a cross section of a wire is half, VED हाफ होता है, ठीक है, VA, then its resistivity gets double। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे दोबारा यहाँ पे जो भी लाइन से। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, याद रखें जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, हमेशा याद रखें ये जो एरिया होगा ये वायर का, चाहे वायर कैसा भी हो, इसको हम क्या लेंगे, सर्कुलर, और इसका एरिया क्या होता है, एरिया πr²। याद रखें एरिया हमेशा क्रॉस सेक्शन के एरिया πr² होगा, हमेशा और हमेशा। तो यहाँ पे आपको कई सारे सवाल भी आगे देखने को मिलेंगे कि डायमीटर को हाफ कर दिया गया पहले वाले डायमीटर से। ठीक है, तो उसमें क्या चेंज आएगा, तो ये सब सारी चीज़ें देखेंगे अभी वहाँ पे। तो जब इसको डिटेल में अभी इसके सवालों पे अभी काफ़ी काम करना है, तो जब काम करेंगे वहाँ पे देखेंगे। अभी फ़िलहाल थियरी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो इफेक्ट है तीसरा, वो क्या है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसको तो फार्मूले से निकालने का समझने का कोई वो है नहीं, पर आप ऐसा समझो कि इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक सर्किट बनाई गई। ठीक है, और वहाँ पे अलग अलग मेटल्स को लगा के देखा गया कि किसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है और किसमें ज़्यादा
वोल्टेज फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाया गया कि जो इनरिएक्टिव मेटल हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा करंट को फ्लो कर रहे थे। और बाकी मेटल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, इसके बाद आपका जिंक हो गया, ये सारे काफ़ी लेस करंट को फ्लो कर रहे थे। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो किस पर डिपेंड करता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की बनावट पे, जो ऑक्टेट है उस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक की बनावट पे, कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं, किसके पास कितने हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ मटेरियल यानी उसकी बनावट पे। तो इसमें सिंपली आपको ये देख लेना है कि जो है ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया और इसमें देखा गया कि जो हमारे मेटल हैं, जो सिल्वर, गोल्ड और ये हैं, इनमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और इसमें करंट काफ़ी फ्लो होती है। तो इनके बनावट कुछ ऐसी है जिससे कि इसमें काफ़ी करंट फ्लो होता है, ठीक है। और कुछ मेटल ऐसे हैं जिनमें बनावट की वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये टोटली एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। तो यहाँ पे जो निकल के सामने आया वो क्या आया कि जो एक वर्ड लिख लो, रेजिस्टेंस of conductor resistance of conductor depends on directly depends on nature of material। ठीक है, तो ये उस नेचर ऑफ मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा माना गया, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये जो जो नेचर ऑफ मटेरियल है, इसको आपको आगे चल के रो, ये क्या होता है, रो, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है, रो, और सिंबल क्या है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपको अभी जस्ट थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। तो जो नेचर होता है जो मटेरियल का, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि अगर एक कोई एलॉय है जो आपके बल्ब में लगा होता है या फिर कई जगह जहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर पर वर्क करना होता है, तो जो वहाँ पे जो है ये देखा गया कि निकिल और क्रोम का जो एलॉय बनाया गया उसका जो है 60 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस था कॉपर वायर से, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है थर्ड वाली प्रॉपर्टी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है इसमें, बस सिंपली आप यहाँ पे देख लो कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि इसका कोई फैक्चुअल प्रूफ नहीं है, ठीक है। अभी इसको है बट वो आपको 12th में दिखेगा, वहाँ पे आप मेटल के अंदर जब जाके इलेक्ट्रॉनों की संरचना बनाओगे और वहाँ पे देखोगे क्या हिस्टेरिसिस लॉस होता है, आयरन में क्या होता है, तो कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है किसी मेटल में, तब वहाँ पे आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी फोर्थ पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि ये भी एक्सपेरिमेंटल बेस था, जैसे ही जैसे वायर हीट होता जाता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही जैसे जैसे वो हीट होगा, अभी अगर इसको समझना है तो ऐसे समझो कि ये एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है और इसमें लोग जहाँ तहाँ खड़े हैं, लोग जहाँ तहाँ खड़े हैं और यहाँ पे ये जा रहा है। तो तुमको पता होगा कि ये मेटल के न्यूक्लियस से थोड़ा सा बंधा होता है, तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता पर अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हिल डुलता है, ठीक है। पर जब इसको हीट देंगे, जब इसको गर्म करेंगे, मान लो गली में आग लग गई और गली भीड़ से बड़ी भरी हुई है, तो और तुम्हें इसमें से जाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की सहनी पड़ेगी अगर तुम्हें यहाँ से इस तरफ जाना है तो, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर हर जगह को कब्जा कर लेंगे, जिधर जगह मिलेगी उधर भागने की कोशिश करेंगे, इसे हर जगह लगेगी जैसे को पाइए, अभी यहाँ पे था अभी यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसको यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि किसी गली में भगदड़ मच गई है और हमें उसमें से जाना है। पहले लोग क्या थे, चल रहे थे, उसमें से जाना था तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की थी, अब समझ लो भगदड़ मच गई तो और ज़्यादा धक्का मुक्की होगी। तो यही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सेंटेंस लिख लेते हैं जो हमें काम देगा और इसी को हमें बस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। द रेजिस्टेंस, तो ये आपको याद करने के लिए याद दिलाएगा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज increases on raising temperature and decreases lowering the temperature।
ठीक है। तो आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाया जाता है, क्योंकि क्या होता है उसमें रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो करंट भी नहीं जाएगी, उसकी एफिशिएंसी भी नहीं आएगी और उसके जलने का खतरा रहेगा। ठीक है। तो ये हीट के रूप में प्रोड्यूस होती है। आपको पता है कि अभी आप पढ़ोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, अदरवाइज अभी आप थोड़ी देर में पढ़ोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो वहाँ पर आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिलहाल अभी जो है ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्योर मेटल का जो है वो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे घटाएंगे वो घटता जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो तो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो हमने जो कुछ फार्मूले अभी देखे पीछे, उनकी मदद से रेजिस्टेंस का फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये फैक्टर पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्टर पूछते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आता है। तो फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फार्मूले को वो करने। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है। तो जब इन दोनों को हमने इक्वल किया तो हमें नेचर ऑफ मटेरियल यानी रो की जरूरत पड़ी। तो यहाँ से R इक्वल टू एक रो, एक कांस्टेंट है L/A। तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है, इसको आप याद रखोगे। R बराबर रो L/A, जहाँ पे रो क्या है, रजिस्टिविटी, और ये L क्या है, लेंथ, और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्या है, R बराबर रो L/A, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा हेर फेर करते हैं तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा L। ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखोगे। ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या है, वही नेचर ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है। तो रजिस्टिविटी को आप नहीं भूलेंगे, यही है। और यहाँ पे तो अगर हम रजिस्टिविटी को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टिविटी क्या है, ये नेचर ऑफ मटेरियल है। ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या है, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और याद रखो रजिस्टिविटी का फार्मूला तो ये है, पर यहाँ पे रजिस्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनवर्सली, बट रजिस्टिविटी डज नॉट, ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिपेंड अपॉन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ठीक है। resistivity is depend upon nature, किस पे, नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, और ये किस पे डिपेंड करती है, मेटल टू मेटल। ठीक है। तो ये इस पे आपको ये नहीं कि ये फार्मूला दिया हुआ है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस लेंथ घटाने पर रेजिस्टिविटी घट जाएगी, नहीं, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। सिंपल सी बात है, समझ लो, चीनी का बड़ा टुकड़ा है तो भी मीठा लगेगा, छोटा है तो भी मीठा लगेगा, तो वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, मीठा लगना, या फिर जो उसमें सुक्रोज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी का एक रेंज दे रहा हूँ जो कि आपको पता रहेगा, जैसे कंडक्टर हो गया। ठीक है। तो कंडक्टर के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको सवाल लगाने के लिए, रेजिस्टिविटी, तो इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी जो रेंज है, सिल्वर सबसे बेस्ट होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है। ओम मीटर। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का भी हम लोग वो यूनिट देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ओम मीटर, यहाँ से और कहाँ तक होता है, 110 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब याद रखो कि ये सिल्वर होता है, ठीक है, सोने से भी ज़्यादा तेज इसमें बिजली चलती है, और यहाँ पे निकिल और क्रोमियम का एलॉय। ठीक है। तो अगर आपको जो रेंज होगी वो क्या होगी, 10⁻⁸ -8 6, ठीक है, इस तरीके की रेंज होगी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, ये कंडक्टर की रेंज में आता है, जब भी पावर माइनस में होगी कंडक्टर की रेंज में आएगा -6। अब -6 -7 8 -8 -7, ठीक है, तो ये सारी जो रेंज है, माइनस की जो रेंज है पावर की,
वो क्या होगी, कंडक्टर होगी। तो आप बता सकते हो कि देखो जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ढंग से, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1.10 इंटू, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो 2 डेसिमल मैंने यहाँ पे लगाया है, पीछे लाया है, तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, या बढ़ेगा 1 मिनट, यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डेसिमल लगाया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे पावर 2 है तो -8 + 2 ⁻6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, रेंज बेसिकली क्या है, बनाया गया ऐसा है, पर रेंज क्या है 1.106 से और ये 8 तक। तो -6 से यहाँ पे एक 1 प्लेस पे होना चाहिए डेसिमल, तो -6 से -8 तक की रेंज है किसकी, कंडक्टर की। और याद रखो जितना ही नीचे चलता जाएगा उतना ही बेटर कंडक्टर होगा। अगर कोई मेटल मिल गया जिसका 10⁻9 है तो और बेटर कंडक्टर होगा, 10⁻−10 है तो और बेटर कंडक्टर होगा। तो ये रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अभी देखते हैं सेमी कंडक्टर का, जो कि आपको अगली क्लास में मिलेगा 11th में, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर की जो रेंज होती है वो क्या होती है 0.6 ओम मीटर से लेकर के 2300 ओम मीटर। तो ये देखो, आपको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूँ 2.3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर, और ये 0.6 ओम मीटर। तो कुछ इस तरीके का होगा 1000 किलो, जैसे समझ लो ऐसे कि 2 किलो ओम मीटर, ठीक है। ये किलो को शो करता है 10⁻³। अब यहाँ पे देखो आपको जैसे आपको सवाल देकर बोलेगा कौन सा इसमें से कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है, तो ये रेंज अगर आपको याद है कि -6 से -8 के बीच में कंडक्टर होता है, और 10⁻³ और 0 से 10⁻³ तक जो होता है वो क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। और इंसुलेटर का क्या होता है, ध्यान से देखें इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर का आपका होता है 10⁻10, ठीक है, 214 प्लस का 14, ठीक है। तो मान लिया 10⁻14 हो गया। ये ग्लास का है, ठीक है, ये ग्लास का होता है, बहुत ही हाई इंसुलेटर होता है। और ये मिनिमम रेंज है 10⁻10 से 14 तक, ठीक है। और ये जाता है 10⁻15 से 10⁻17 तक, ठीक है। और ये एक मेटल होता है बोनाइट। तो ये आपको बस पावर याद रखना है, मेटल का नाम याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे 10⁻10 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ता जाएगा और 10⁻17 तक जाएगा। तो इसको लिख क्या सकते हैं, 10⁻10 से 10⁻17 ओम मीटर तक होगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट कहाँ से आई, ध्यान से देखो, ये जो ओम मीटर मैं बार बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो ओम मीटर बार बार लिख रहा हूँ वो आया कहाँ से है, तो ये जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, एसआई यूनिट इसकी रेजिस्टिविटी की। तो इसकी एसआई यूनिट देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ओम है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है और नीचे क्या है मीटर, लेंथ मीटर में तो कटेगा तो क्या आएगा ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है ओम मीटर, ठीक है। तो याद रख लेंगे रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एसआई यूनिट ऑफ रो इज, ये रेजिस्टिविटी है ओम मीटर, इसको शो करते हैं ओम मीटर से, ठीक है। तो ये भी आप इसमें इंक्लूड कर लो इस इंपॉर्टेंट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रेंज दी याद रखना है, मतलब याद का याद होना चाहिए कि जितना ही कम होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टर होगा, मतलब रेजिस्टिविटी जितनी कम उतना ज़्यादा अच्छा कंडक्टर, इतना याद रखो, काफ़ी उसमें आप हेल्प मिलेगी सवाल लगाने में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी थियरी कवर की, ठीक है, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा थियरी कवर की। अब जो है जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस लगाएंगे, काफ़ी सारे सवाल लगाएंगे, ठीक है। और इसकी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने के बाद एक क्वेश्चंस की वीडियो भी बनेगी जिसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग बताते हैं हमें कि कौन जैसे कुछ पैकेज ऐसे बनाए जाएंगे जो एग्जाम टाइम के लिए होंगे ओनली, कि आप उसको पढ़ के जाओ एग्जाम दो, आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। और ये है आपको थियोरेटिकली समझने के लिए। तो अगर आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हो हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।